नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस एग्ज़ाम के बारे में और इसमें एक हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात करते हैं कि जो हाईली क्वेश्चन वाली जो यूनिट्स होती हैं, उनका अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं यानी कि जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो में ये सारी बात आपको बता भी दी थी कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वापस आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये वाली यूनिट कंप्लीट कर ली, टैक्सोनॉमी में एनिमल टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर ली, सेल बायोलॉजी को पूरा करा दिया, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को कंप्लीट करा दिया, बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट करा दिया, इकोलॉजी एनवायरमेंटल को कंप्लीट करा दिया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया, प्लांट न्यूट्रिशन रह गया, जेनेटिक्स को कंप्लीट करा दिया, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी को हमने कंप्लीट करा दिया। तो इतनी सारी यूनिट्स जो हैं हमने क्विक रिवीजन के रूप में कंप्लीट कर ली हैं। आज हम बात करेंगे जिस यूनिट के बारे में, वो अपने रहने वाली है वाटर रिलेशन। ठीक है, इस यूनिट की हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट अपने आप में ये क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मतलब फिक्स है इस यूनिट से क्वेश्चन आना, तो आप इस यूनिट को अच्छे से कर ले तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट को ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन आपको समझने वाली यूनिट है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छे से अपन करेंगे, साथ के साथ अपन पीवाईक्यूज भी करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा भाई किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। पहली यूनिट जो है हमारी आ रही है, वो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो यूनिट्स है ये अपनी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आती है। कौन सी यूनिट के अंदर आती है? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आती है, जिसमें चैप्टर 1 अपन पढ़ रहे हैं, पादपों का जल संबंध यानी कि वाटर रिलेशन। ठीक है, देखना प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, तो पादपों के शरीर में संचालित होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनका अध्ययन करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। पादप कार्य के यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक है वो स्टीफन हेल्स हैं, ध्यान रखिएगा। इससे बनने के जो चांस होते हैं वो वैज्ञानिकों से भी बनने के चांस होते हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चंस। ठीक है, भारत में यदि हम बात करें भाई पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के जनक जो कौन है, वो सर जीसी बॉस हैं। ठीक है, चलिए विषण की हम सबसे पहला टॉपिक हमारा बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। तो विषण में होता क्या है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विषण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विषण कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी कोने में अगरबत्ती जला दी, उस अगरबत्ती एक कमरे के कोने पे जलाई है आपने और आप दूसरे कोने पे उस पे खड़े हुए, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आप जिस कोने पे आप खड़े हुए वहाँ तक कुछ अगरबत्ती की खुशबू आपके पास आ जाएगी, या परफ्यूम आपने छिड़क दी तो उस परफ्यूम की खुशबू आपके पास आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ हमने उस अगरबत्ती को जलाया है वहाँ उसके आयनों की सांद्रता उच्च है और जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ पे निम्न सांद्रता है। तो जैसे विषण होगा तो धीरे-धीरे उन आयनों की जो गति है वो कहाँ होने लगेगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लगेगी और आप जो है उसकी खुशबू को फ़ील कर पाओगे या फिर सूँघ पाओगे। ठीक है? तो ये होता है विषण, सामान्य सी बात। इसके बाद यदि बात करें तो ये एक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस होती है। इसकी जो अणुओं की गति होती है वो गतिज ऊर्जा पर आधारित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये गतिक साम्य स्थापित होने तक जारी रहती है, यानी कि जब तक उन कणों की सांद्रता इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने तक इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये विषण जो है लगातार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो तापमान और जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है उसके ये समानुपाती होता है, दाब के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुओं के आकार के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। अणु के भार के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से यहाँ पे एक लगा देंगे आप तो ये वही चीज़ हो जाएगी जो यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि अणुओं का जो घनत्व होता है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। इसको अपन ग्राम का विषण नियम भी कह देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी यही बनता है कि ग्राम के विषण नियम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विषण है वो अणुओं के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए विषण के महत्व की बात करें, जैसे फूलों की खुशबू फैलती है, गैसीय विनिमय होते हैं और वाष्पोत्सर्जन होता है, वो इसी वजह से होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं पारगम्यता की बात कर लेते हैं और विलयन के प्रकार की हम बात कर लेते हैं कि भाई पारगम्यता और विलयन होता क्या है। ठीक है, देखना पारगम्यता क्या होती है, तो पदार्थों के अणुओं का किसी भी सतह से आर पार हो जाना क्या कहलाती है? पारगम्यता कहलाती है या फिर परमिएबिलिटी कहलाती है। परमिएबिलिटी के आधार पर चार प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। पहली होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक और विलेय दोनों ही पार हो जाएं, वो कहलाती है पारगम्य, यानी कि वो परमिएबल है, उसमें से दोनों चीजें आर पार हो रही हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति की हम यहाँ पे बात कर लें, सेल वॉल की बात कर लेते हैं, वो क्या होती है? परमिएबल होती है सभी चीजों के लिए। दूसरी होती है अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि विलायक तो आर पार जा सकता है लेकिन विलेय उसमें से पार नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें पर्चमेंट होता है, पर्चमेंट पेपर हो गया, या फिर मैं बात करूँ कॉपर फेरोसाइनाइट हो गया, या फिर मैं बात करूँ जो गॉल ब्लैडर होता है, शुगर का जो गॉल ब्लैडर होता है वो भी इसका उदाहरण होता है। वो कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उदाहरण है। आगे हम बात कर रहे हैं, एक होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें से विलायक तो पार हो सकता है, लेकिन विलेय के कुछ पार्टिकल्स ही उसमें से आर पार जा सकते हैं, कुछ चुने हुए विलेय कण ही उसमें से पार जा सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा झिल्ली की हम बात करते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली हमेशा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगला होता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम्य, जिसमें से ना तो विलेय पार हो सकता है, ना ही विलायक पार हो सकता है। जैसे लिग्निकृत या फिर शुभेरन युक्त जो भित्ति होती है, उसमें से कोई भी चीज़ पार नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं, देखना विलियन के प्रकार की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखना, जो सांद्रता होती है वो समानुपाती होती है किसके, गाढ़ेपन के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, पतलेपन के, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, जल की मात्रा के। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखना कि जो सांद्रता होती है वो समानुपाती होती है किसके, गाढ़ेपन के, और समानुपाती होती है, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, पतलेपन के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, जल की मात्रा के। यानी कि इसको मैं एक ही लाइन में आपको समझाना चाहूँ तो यदि कोई पदार्थ आपके सामने सांद्र है, बहुत ज़्यादा वो सांद्र है, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसका मतलब वो क्या है, उसका पतलापन बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जल की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, कोई पदार्थ जितना ज़्यादा सांद्र होगा उसका पतलापन उतना ही कम होगा, कोई पदार्थ जितना ज़्यादा सांद्र होगा उसमें जल की मात्रा उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखना, पहला मतलब इसके आधार पर जो हम बात करें तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको अपन कहते हैं अल्प परासारी विलयन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसे अपन कहते हैं अति परासारी विलयन। और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको अपन कहते हैं समपरासारी विलयन। होता क्या है, देखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोशिका रस की तुलना में जो सांद्रता होती है वो कम होती है, यानी कि वो पतला होता है, या फिर वो गाढ़ा कम होता है, या फिर उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका जब अपन रखेंगे तो उसमें उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोशिका रस से अपन तुलना कर रहे हैं तो उससे सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें यदि हम किसी कोशिका को रखेंगे तो वो फूल जाएगी, पहली चीज़। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोशिका रस की तुलना में इसकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि ये गाढ़ा होता है। दूसरा, यदि हम इसमें कोशिका को रख देंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, दूसरी चीज़। तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका रस की सांद्रता है वो समान होती है, और आयतन कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें यदि हम किसी कोशिका को रखेंगे तो ना तो वो फूलेगी, ना ही वो पिचकेगी या फिर सिकुड़ेगी। तो ये जो दो चीज़ आपको जो है ध्यान रख लेनी है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में आप ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली किसका उदाहरण है, तो आपको पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उदाहरण है। दूसरा, आरबीसी को यदि हम आसुत जल में रखने पर वो क्या हो जाएगी, फूलकर फट जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी के लिए 0.9 यानी कि लगभग 1% का जो NaCl का सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यदि हम उसको आसुत जल में रख देंगे तो वो फूल कर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है परासरण, जिसे अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो शब्द है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया था, नॉलेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस चैप्टर में आप वैज्ञानिकों के नाम को जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का विषण ही है, लेकिन इसमें किसका यूज़ किया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि विलायक की निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर गमन, यानी कि विलायक की, ध्यान रखना, विलायक की जो निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जो गमन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। लेकिन बीच में कौन सी झिल्ली लगी हुई है, SPM लगी हुई है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। यदि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो ये परासरण नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। परासरण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतःपरासरण का मतलब क्या होता है कि इसमें जो विलायक की आवश्यकता पड़ती है वो हाइपोटोनिक, यानी कि हमें अल्प परासारी विलयन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे शुद्ध जल हमने ले लिया। इसमें जो जल का प्रवाह होता है वो होता है कोशिका के भीतर, यानी कि पानी जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। आयतन की बात करें तो इसमें रखी हुई कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि बारिश के दिनों में तरबूज और खरबूजे जो खेत में लगे हुए हैं वो फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जल है उनके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है। पानी जैसे ही उनके अंदर पड़ता है, बारिश का पानी, तो वो कोशिका के अंदर चला जाता है। कोशिका के अंदर चला जाता है तो तरबूज और जो खरबूजे हैं वो फट जाते हैं। दूसरा होता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण का मतलब क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकलेगा। इसमें सॉल्यूशन कौन होगा, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, यानी जैसे नमक का विलयन की बात कर लें। इसमें जल के प्रवाह की बात करें तो कोशिका के बाहर जो है जल निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे कोशिका का आयतन जो है घट जाएगा। जैसे हम बात करें सूजन युक्त पैरों को नमक के पानी में रखने पर हमारे जो पैरों की सूजन है वो कम हो जाती है। जैसे बात करें खरपतवार का नष्ट होना, वो भी इसी वजह से खरपतवार नष्ट होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है जीव द्रव्य कुंचन, जिसे अपन प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं।
ये होता क्या है, ये आपके बाह्य परासरण की बिल्कुल अंतिम चरण है, ध्यान रखिएगा। कैसे? जब कोशिका को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मोलाइसिस जब होती है तो उसमें विलयन कौन सा काम आता है, तो उसमें हाइपरटोनिक विलयन काम आता है। तो जब बाह्य परासरण होता है यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होती है, तो एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी जो है बाहर निकल जाता है, जल जो है बिल्कुल बाहर निकल जाता है और इतना बाहर निकल जाता है कि कोशिका द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में एकत्र हो जाता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म में वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ गया या कहीं भी आ जाएगा। ये जो रिक्त स्थान है ये आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। इसमें महत्व की बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो खरपतनाशी के प्रभाव से खरपतवार इसी तरीके से नष्ट होती है। दूसरा, जैम हो गई, जेली हो गई, अचार का लंबे समय तक क्या रखना, सुरक्षित रखना, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है जीव द्रव्य विकुंचन। पहला था जीव द्रव्य कुंचन, इसकी जस्ट अपोजिट होती है जीव द्रव्य विकुंचन, जिसको अपन डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यदि कुंचित कोशिका, इस तरह की कोशिका चेंज हो गई है, यदि हम इसको वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, वापस इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो जल जो है इन रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाएगा और ये जीव द्रव्य है वापस अपने पुनः स्थान में आ जाएगा और ये पुनः कैसी कोशिका बन जाएगी, सामान्य स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पर आ रहा है हमारे सामने ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे अपन क्या कहते हैं, पराशरण दाब कहते हैं हिंदी के अंदर। देखना ये जो शब्द है वो किसने दिया था, प्रीफर नाम के या फिर पेफर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जो पराशरण दाब का मापन किया जाता है वो ओस्मोमीटर नाम के इक्विपमेंट से इसको मापा जाता है। होता क्या है सुनना, आदर्श परिस्थितियों में विलयन में उत्पन्न वह दाब जो पराशरण क्रिया को रोक देता है, पराशरण क्रिया को रोकने वाला जो दाब है वो क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पराशरण दाब जो है वो किस पे निर्भर करता है, तो पराशरण दाब जो है विलयन में आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो विद्युत अवगट्य होते हैं उसका जो पराशरण दाब है विद्युत अवगट्य के पराशरण दाब से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक इक्वेशन काम आती है, इक्वेशन कौन सी है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आई जो है वो आयनीकरण स्थिरांक है, सी जो है सांद्रता है विलयन की, आर जो है वो गैस नियतांक है, टी जो है ताप है। तो हमेशा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके समानुपाती होता है, आपको ध्यान रखिएगा, सांद्रता के समानुपाती होता है या विलयन के आयनों की सांद्रता पर वो निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा दाब हमारे सामने आता है कौन सा, स्फीति दाब, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं टर्जर प्रेशर और शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको टीपी। टीपी होता क्या है सुनना, यदि हमने कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जल जो है अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, अंदर की तरफ जब जल प्रवेश करेगा तो जो कोशिका रस है, ठीक है, जो सेल सैप है वो बाहर की तरफ झिल्ली या भित्ति पर एक दाब लगाता है, उस दाब को अपन क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जल अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो ये जो कोशिका रस है, ये जो कोशिका रस आपको दिखाई दे रहा है ये भित्ति की तरफ क्या लगा रहा है, एक दाब लगा रहा है, उस दाब को अपन क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं या फिर भित्ति दाब या फिर स्फीति दाब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे, हाँ सॉरी, स्फीति दाब इसको कहते हैं, भित्ति दाब नहीं कहते। भित्ति दाब जो है तीसरा अपना आ जाता है हमारे सामने, जिसको वॉल प्रेशर कहेंगे, डब्ल्यू पी हिंदी सॉरी शॉर्ट फॉर्म में इसमें कहा जाता है। कोशिका भित्ति बाहर से भीतर की ओर एक दाब आरोपित करती है जब यहाँ पे टर्जर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, कोशिका रस बाहर की तरफ एक प्रेशर लगा रहा है जिसको अपन स्फीति दाब कह रहे हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति आपको दिखाई दे रही है ये भी अंदर की तरफ एक प्रेशर लगा रही है जिससे कि कोशिका अपनी साम्य अवस्था में बनी हुई है। यदि कोई एक प्रेशर कम हो गया, मान के चलिए भित्ति दाब यहाँ पे कम हो जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है, फट जाती है। तो कोशिका भित्ति भी बाहर से भीतर तरफ एक दाब आरोपित करती है जिसको अपन भित्ति दाब कहते हैं। तो जो डब्ल्यू पी बराबर टीपी, इन दोनों का मान यदि बराबर होगा तो कोशिका अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहेगी। यदि मान के चलिए बॉल प्रेशर कम हो गया, टीपी ज़्यादा हो गया तो कोशिका जो है फट जाएगी। लेकिन इनका मान तो बराबर होता है लेकिन इनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, ध्यान रखिएगा। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने विषण दाब न्यूनता, जिसको अपन डीपीडी कहते हैं या फिर इसको सक्शन प्रेशर कहा जाता है, चूषण दाब कहा जाता है। होता क्या है सुनना, कि जो शुद्ध जल है उसका विषण दाब क्या होता है, अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा, पी वाई क्यूज में पूछा गया है। ठीक है, शुद्ध जल का जो विषण दाब होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। विलेय मिलाने पर इसमें जो कमी आती है उसी को क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है, फिर विषण दाब न्यूनता कहा जाता है। यानी कि शुद्ध जल का विषण दाब अधिकतम है, मैक्सिमम है, और जब हम इसमें विलेय मिलाते जाएंगे, जब हम इसमें विलेय मिलाते जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उस कमी को ही क्या कहा जाएगा, विषण दाब न्यूनता कहा जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, डीपीडी, जिसको अपन जल की मांग भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जल हमेशा कैसा गति करता है, तो कम डीपीडी से ज़्यादा डीपीडी की ओर वो क्या करता है, गति करता है। डीपीडी की यदि इक्वेशन अपन लिखेंगे तो ओपी माइनस टीपी यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, संबंध क्या होता है दोनों तीनों में, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें से यदि हम टर्जर प्रेशर को माइनस कर दें तो जो प्रेशर बचेगा उसको अपन क्या कहेंगे, विषण दाब न्यूनता कहेंगे या फिर सक्शन प्रेशर कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन को भी आपको ध्यान रखना है। इस पे कई प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो आप देखिएगा। चलिए देखिए, अब हम आगे बात करते हैं डीपीडी, ओपी और टीपी की भिन्न शर्तें क्या होती हैं या फिर इन तीनों में क्या क्या संबंध होता है, देखना। पहले नंबर पे केस आ रहा है हमारे सामने कि भाई पूर्ण स्फीत कोशिका आ गई, फुल्ली टर्जर जो कोशिका है वो हमारे सामने रखी हुई है। इसमें क्या होता है कि जो डीपीडी है वो क्या होता है, शून्य होता है।
ठीक है। तो ये जो संबंध है इसमें हम यदि बात करें कि डीपीडी जो है शून्य हो जाएगा तो ओपी बराबर किसके हो जाएगा, टीपी का। यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे ओपी बराबर किसके हो जाएगा, टीपी के। तो ये पहला केस बन जाता है। तीनों में यदि हम संबंध की बात करेंगे तो ओपी बराबर टीपी होगा किसमें, फुल्ली टर्जिड कोशिका में। तो यहाँ पे जो जल की मांग है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है। अगला देखना, दूसरी कोशिका की हम यहाँ पे बात करें कि पूरी श्लथ कोशिका है, यानी फ्लैसिटेटेड कोशिका है, पूरी तरीके से पिचकी हुई कोशिका है। इसके लिए हम यदि बात करते हैं तो बॉल प्रेशर जो है वो जीरो है, या फिर हम बात करें टीपी क्या है, इसके लिए जीरो है। तो यदि हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस जीरो, क्योंकि अपन इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं। ठीक है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। तो यदि हम टीपी को जीरो मान लेते हैं तो यहाँ पे डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा, या फिर सक्शन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगली आती है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका है। उसमें क्या होता है, टीपी उसका नेगेटिव होता है, टर्जर प्रेशर उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि टर्जर प्रेशर उसका नेगेटिव होगा और इस इक्वेशन में हम उसे रखेंगे तो ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, इनसे जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ये संख्यात्मक प्रश्न आपने दे रखे हैं। जैसे हम पहले की बात करें, इसका ओपी जो है 4 है, टीपी जो है इसका 12 है। यदि हम इसके ओपी की बात करें तो 14 है, टीपी जो है 3 है। ठीक है। और डीपीडी की हमने यहाँ पे बात की थी, भाई जल का प्रवाह है वो कहाँ से चलता है, कम डीपीडी से ज़्यादा डीपीडी की ओर चलता है। यदि हम यहाँ पे डीपीडी की बात करें तो जो ओपी माइनस टीपी होता है तो इसका जो डीपीडी आएगा वो -8 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि ओपी माइनस टीपी होता है तो उसका जो डीपीडी है वो क्या आएगा, 11 आएगा। तो जल हमेशा कम से ज़्यादा की ओर गति करेगा, तो जल कम डीपीडी से ज़्यादा की ओर गति करेगा तो ए कोशिका से बी कोशिका की तरफ वो गति करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है बाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। होता क्या है देखिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा जल बाष्प के रूप में हुई जल की हानि क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो ताप परिवर्तन से अछूती रहती हैं, यानी कि वहाँ पे ताप का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जड़ का कोई भी योगदान नहीं होता बाष्पोत्सर्जन में। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो बाष्पोत्सर्जन में क्या है, एक प्रकार का विषण ही होता है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, एक प्रकार का विषण ही होता है, जिसमें जल के अणु जो है अधिक नमी से कम नमी की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अधिक नमी से कम नमी की ओर गति करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। जैसे कर्टिस नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या बताया था, आवश्यक बुराई बताया था। यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक अपरिहार्य बुराई बताया था। दोनों में अंतर है। ठीक है। आगे हम बात करें तो बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है स्टोमेटल, यानी कि रंध्रों की सहायता से जो बाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्रों की सहायता से जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसको अपन रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये रंध्रों द्वारा होता है और 90% होता है, लगभग 90% बाष्पोत्सर्जन किससे होता है, रंध्रीय होता है, और केवल दिन में होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है हमारे सामने क्यूटिकुलर, यानी कि उपत्वचीय, यानी उपत्वचा से होगा, क्यूटिकल से होगा, और कितना होगा, लगभग 10% होगा, और ये हमेशा होता रहेगा। आगे हम बात करते हैं लेंटिकल्स की सहायता से होगा, लेंटिक्यूलर जिसको अपन कहेंगे, बात रंध्री कहेंगे, ये बात रंध्रों के द्वारा होगा और 0.1 से लगभग 1% होगा, और ये भी कैसा होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बाष्पोत्सर्जन का जो प्रदर्शन है वो बेलजार विधि की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, बेलजार विधि की सहायता से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, बाष्पोत्सर्जन की जो दर का मापन किया जाता है वो पोटोमीटर उपकरण से किया जाता है। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों की हम यहाँ पे बात कर लें। बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कौन कौन करता है, तो जो बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे तापमान हो गया, मृदा में जल हो गई, और वायु में प्रवाह का वायु प्रवाह का जो वेग है, ये तो इसको डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि सीधे तौर पर इसको प्रभावित करते हैं। तो यदि तापमान बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। मृदा में जो जल उपस्थित है, ठीक है, मृदा में जो जल उपस्थित है वो ज़्यादा होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। यदि वायु प्रवाह का वेग अधिक होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन वायुमंडलीय दाब और जो आर्द्रता होती है उसके ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम बाष्पोत्सर्जन के महत्व की बात करें तो पादप को झुलसने से बचाने का काम करती है। जल और खनिज अवशोषण का भी ये क्या करती है, महत्व इनका होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें जो वाटर साइकिल होती है, जल चक्र में भी इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है रसारोहण, जिसको अपन कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है। हिंदी में यदि इस टर्म को आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है रस का आरोहण, यानी कि जो रस होता है, सैप होता है, उसका ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है। देखिए, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत नीचे से ऊपर की ओर पादप के शीर्ष भाग पर पहुंचना, यानी कि जो अवशोषित जल हुआ, जलों ने जो जड़ का अवशोषण किया है जल का, वो नीचे से ऊपर की ओर गति जा रहा है, लेकिन वो किसके विपरीत जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रहा है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं, ध्यान रखना। अब यदि हम इसके प्रदर्शन की बात करें, इसको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, तो पहला जो प्रदर्शन किया गया था वो बाल्सम प्रयोग किया गया था, बाल्सम एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें हमने क्या किया, कनाडा बाल्सम नाम का पादप था, उसकी शाखा का यूज किया, और इसमें किसको मिला दिया, हमने ईओसिन डाई का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ईओसिन डाई हमने मिला दी, और जैसे ही ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इस डाई से हमें ये पता चल गया कि भाई पानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, या फिर जो रस है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल में हमने किसको मिलाया था? ईओसिन डाई को मिलाया था। परिणाम क्या हुआ कि जो जल का रसारोहण है वो एसेंट और सैप होता है, वह जाइलम के माध्यम से होता है, ऊपर चढ़ता है, जैसे कि लाल रंग का जल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप इस चीज़ में देख भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि भाई जाइलम के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। दूसरा दूसरा जो प्रयोग किया गया वो वलयकरण या फिर रिंगिंग प्रयोग किया गया। रिंगिंग इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और किसने इसको किया था? स्टीफन हेल्स ने इसको किया था। पहला जो साइंटिस्ट थे वो स्टीफन हेल्स थे। इसके अलावा हर्टिंग नाम के साइंटिस्ट थे और मेल्पी के नाम के साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने इसको किया था। यदि यहाँ पे मैं इस पादप की बात करूँ तो पादप जो है वो ट्रैकोमा पादप का उपयोग किया था। किस पादप का उपयोग किया था? ट्रैकोमा पादप का यहाँ पे उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि इस पादप के क्या बना दी गई? एक छोटी सी रिंग बना दी गई। पादप में क्या बना दी गई? रिंग बना दी गई, जिससे ये पता चल गया। इसका परिणाम क्या निकला कि जाइलम ही रसारोहण का विशेष मार्ग होता है। और जाइलम का कौन सा भाग होता है? मृत भाग होता है। जाइलम का कौन सा भाग होता है? मृत भाग होता है, जो कि पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस रसारोहण से संबंधित ही कुछ सिद्धांत होते हैं। इनसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा। पहला जो सिद्धांत है वो है जैविक बलवा, जिसको अपन वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। इसमें दो सिद्धांत आते हैं। पहला होता है रेले पंप थ्योरी, जिसको गोडल विस्की नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। दूसरा होता है स्पंदनवाद। ठीक है, दूसरा होता है कौन? स्पंदनवाद, जिसको देने वाले कौन थे? सर जेसी बॉस थे। कौन थे? जेसी बॉस थे। जेसी बॉस ने जिस पादप का यूज किया वो था डेस्मोडियम गायरेंस। ठीक है, जिसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो स्पंदन को मापने का काम किया गया था, उसके लिए जिस उपकरण का यूज़ किया गया था वो था इलेक्ट्रॉनिक प्रोब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें पता लगाया गया कि भाई प्रति स्पंदन कितना समय लग रहा है, तो 13 सेकंड का समय यहाँ पे लग रहा था। तो सीधा आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, भाई स्पंदनवाद किसने दिया था? सर जेसी बॉस ने दिया था। बस अगर पूछा जाएगा ज़्यादा तो आपसे पादप का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कौन सा होता है, तो डेस्मोडियम गायरेंस जो है वो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो स्पंदन का मापन किया गया था, स्पंदन का जो मापन किया गया था वो कॉर्टेक्स की आंतरिक कोशिका में किया गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी कहीं पे लिख लेना। कॉर्टेक्स की आंतरिक कोशिकाओं में। ठीक है, कॉर्टेक्स की आंतरिक कोशिकाओं में क्या किया गया था? इसका मापन किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखना कि अगला आता है हमारे सामने मूल दाब सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है हमारे सामने मूल दाब सिद्धांत, जिसको अपन रूट प्रेशर कहते हैं। ये जो रूट प्रेशर है, इसको शब्द तो दिया था किसने? स्टास बर्जर ने। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। स्टीफन हेल्स ने नहीं दिया। किसने दिया? प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आगे बात करते हैं, तीसरा आता है हमारे सामने फिजिकल फोर्स, जिसको भौतिक बलवाद कहते हैं। ये सबसे मान्य सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कौन सा मान्य सिद्धांत है, तो ये सबसे मान्य सिद्धांत है। इसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डिक्सन व जॉली नाम के साइंटिस्ट थे। इसमें सिद्धांत क्या कहता है? इसमें सिद्धांत कहता है कि ये जो सिद्धांत है किस पर निर्भर करता है? तो बाष्पोत्सर्जन, कर्षण एवं ससंजक बलवाद का ये सिद्धांत है, यानी कि कोहेजन, टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल का ये सिद्धांत है। और ये पूर्णतः किस पर निर्भर करता है? पूर्णतः बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। और ये रसारोहण का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि रसारोहण की जो क्रिया है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण संभव होती है। बस इतनी सी बात इन्होंने बताई थी। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। देखना जल अवशोषण के सिद्धांत और प्रकार। उससे पहले एक चीज़ और आती है कि जो रसारोहण है उसमें क्या होता है कि जो जल और जल के कणों के मध्य जो बल लगता है उसको अपन कहते हैं ससंजक बल या फिर कोएशन फोर्स कहते हैं। दूसरा होता है जाइलम और जल के कणों के मध्य जो बल लगता है उसको अपन आसंजक बल या फिर एडिशन फोर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है पेपर में पूछी जाए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है अंतःशोषण, जिसको इम्बिशन कहा जाता है या फिर अंतःचूषण कहा जाता है। होता क्या है, देखना, जल अवशोषक सतह द्वारा जल के अणुओं को भीतर की ओर खींचा जाना क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है। अंतः का मतलब ये होता है अंदर की तरफ। यह कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक भौतिक क्रिया, यानी कि सजीव निर्जीव दोनों में ये होती है। जैसे आपने देखा होगा वर्षा के दिनों में क्या होता है, लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, बीज जो है फूल जाते हैं, और जड़ में जल के प्रथम अणु का प्रवेश जो है वो इसी वजह से होता है, इम्बिशन की क्रिया के द्वारा ही होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जड़ में जल के प्रथम अणु का प्रवेश कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा अंतःचूषण या फिर इम्बिशन की सहायता से ये होता है। ठीक है, चलिए अगला होता है मृदा में जल के प्रकार, यानी कि मृदा में जो है कई प्रकार का वाटर पाया जाता है, लेकिन कौन सा वाटर जो है पादप के लिए उपयोगी होता है उसके में आप बात करेंगे। तो पानी का जो मुख्य सोर्स है वो कौन है? वर्षा है। ध्यान रखिएगा, पहला जो होता है वो द्रणीय नहीं, ये क्या है? मृदीय आर्द्रता है।
क्या है, मृदीय आर्द्रता है, जिसको अपन हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ये क्या होता है, कणों के चारों ओर एक पतली फिल्म बन जाती है। मृदा के कणों के चारों ओर एक उपस्थित जल की वह मात्रा जो कि एक अत्यंत पतली फिल्म के रूप में पाई जाती है, उसको अपन मृदीय आर्द्रता कह देते हैं। लेकिन ये अप्राप्य होती है, यानी कि ये कोई काम की नहीं है पानी। ये जो है पौधे के लिए कोई भी प्रकार के काम की पानी नहीं है। दूसरा होता है गुरुत्वीय जल, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ये अत्यधिक गहराई में पाया जाता है, ये भी कैसा होता है, अप्राप्य होता है। तीसरा होता है रासायनिक बंधित जल, यानी कि केमिकली बाउंडेड वाटर। ये अयस्क के रूप में पाया जाता है जमीन में, लेकिन ये भी कैसा होता है, अप्राप्य होता है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपन केशिकीय जल कहते हैं या फिर कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये क्या होता है, मृदा कणों के मध्य पतली नलिकाओं के रूप में ये पानी पाया जाता है, और एकमात्र पादप ये जो होता है प्राप्य होता है या फिर उपयोगी जल होता है किसके लिए, पादप के लिए। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पादप के लिए कौन सा उपयोगी जल होता है। तो केशिकीय जल जो है पानी पादप के लिए कैसा होता है, उपयोगी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब कुछ शब्द यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं, देखना। एक शब्द होता है होलार्ड। होलार्ड का मतलब होता है मृदा में कितना जल उपस्थित है। ठीक है, ये सारे के सारे जो जल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मिला के अपन क्या कहेंगे, होलार्ड कहेंगे। दूसरा होता है चिसाड़। चिसाड़ क्या होता है, अवशोषित या फिर प्राप्य जल। तो केशिकीय जल जो है वो क्या कहलाएगा, चिसाड़ कहलाएगा। दूसरा इकार्ड क्या होता है, अवशोषित नहीं किया गया शेष जल। ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसको अपन क्या कहेंगे, इकार्ड कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चेसाड़ और इकार्ड दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, होलार्ड कहेंगे। चेसाड़ कौन सा है, जो अवशोषित जल है, और जो इकार्ड कौन सा, जो शेष बचा हुआ जल है, वो क्या, इकार्ड। तो ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला आता है हमारे सामने जल अवशोषण का मार्ग व क्षेत्र। तो जो मुख्य क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, परिपक्वन क्षेत्र होता है, मैचुरेशन जोन होता है। उसमें भी कौन होता है, जो मूल रोम होते हैं, रूट एयर होते हैं, उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्श्व मार्ग की हम बात करें, लेटरल जो रूट होता है वो कौन सा होता है, जैसे मान के चलिए रूट हेयर में आएगा सबसे पहले वाटर, उसके बाद वो एपिब्लेमा में जाएगा, फिर वो कॉर्टेक्स में जाएगा, एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस के बाद वो पेरीसाइकिल में जाएगा, फिर वो प्रोटोसाइलम में जाएगा, और लास्ट में वो कहाँ जाएगा, मेटाजाइलम के पास जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हो सकता है पेपर में पूछा जाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला होता है कोशिकीय मार्ग। उन्होंने क्या बताया, जो मुंच द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो कैसा है, निर्जीव मार्ग होता है, यानी कि सेल वॉल के माध्यम से यदि पानी जा रहा है तो उसको अपन एपोप्लास्ट कहेंगे। और जो सजीव मार्ग होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जो पानी जाता है, उसको अपन सिम्प्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा भी गया है, हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता भी दूंगा। चलिए, यहाँ पे देख लें, जल अवशोषण के अंग और मार्ग दिए गए हैं। तो ये तो आपको रूट की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। रूट में आप देखेंगे सबसे पहले कौन है, मूल गोप है, जो कि सुरक्षा का काम करता है। दूसरा होता है विभज्योति के क्षेत्र, जिसको अपन मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है और जल की लंबाई, जड़ की वृद्धि में भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, खनिजों का अवशोषण होता है। ध्यान रखिएगा, किसका अवशोषण होता है, खनिजों का अवशोषण होता है। ठीक है, दूसरा होता है इलोंगेशन रिटेशन रीजन, जो कि जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। और तीसरा यहाँ पे जो रीजन होता है, सबसे पहले जिसको अपन परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं, मैचुरेशन जो रीजन इसको अपन कहते हैं, या फिर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ये कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या करते हैं, जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ये जो रूट है हमने पहले देख भी लिया था। और यहाँ पे बात करें तो जो एपोप्लास्ट होता है वो निर्जीव या फिर भित्ति मार्ग होता है, जो कि मुख्य मार्ग होता है। ये भित्ति से आप देख रहे हैं, भित्ति से होकर जल जो है निकल रहा है। तो ये कैसा होता है, निर्जीव और एपोप्लास्ट इसको अपन कहते हैं। दूसरी बात करें, जो सिम्प्लास्ट होता है, जो जीवित होता है, लेकिन किसके द्वारा निकलता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा निकलता है। यहाँ से को पेपर में प्रश्न पूछा गया है। जो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट है, शब्द किसने दिए थे, मुंच ने दिए थे। हम पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं, देखना। अब हम बात करते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि कैसी होती है। तो देखना, जल अवशोषण जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय, यानी एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक एक लक्षण की हम यहाँ पे बात कर लें, दोनों में अपन तुलना भी कर लेते हैं। देखना, एटीपी के उपयोग की बात करें तो सक्रिय में एटीपी का उपयोग किया जाता है, आपको पता है। निष्क्रिय में एटीपी का उपयोग नहीं किया जाता। संपन्न काल की बात करें तो ये प्रातःकाल या फिर रात में संपन्न होता है। सक्रिय निष्क्रिय जो है दिन में होता है। कुल अवशोषण प्रतिशत की बात करें, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू की यहाँ पे बात कर लें। ठीक है, तो जो सक्रिय होता है केवल 4 से 5% ही होता है, बाकी का कैसा चलता है, निष्क्रिय रूप से चलता है। जड़ों की भूमिका की बात करें तो सक्रिय में सक्रिय होती है, लेकिन निष्क्रिय में निष्क्रिय रहती है जड़ों की भूमिका। बाष्पोत्सर्जन पर निर्भरता की बात करें तो जो सक्रिय होता है एक्टिव, वो बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो निष्क्रिय होता है वो पूर्णतः किस पर निर्भर करता है, बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। अब हम सक्रिय अवशोषण की बात करें तो ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है परासरणीय, जिसको अपन ऑस्मोटिक कहते हैं, और दूसरा होता है अपरासरणीय, जिसको नॉन ऑस्मोटिक कहा जाता है। ठीक है, परासरणीय सक्रिय अवशोषण की हम यहाँ पे बात करें तो ये एटकिंस और प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जो जल सांद्रता प्रवणता के अनुसार बाहर से भीतर की ओर, यानी कि कम से अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा। अपरासरणीय जो है वो थीमेन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल को खींचा जाता है। जब कोई चीज़ विपरीत चलेगी तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पता है। और यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि बाहर से भीतर की ओर उसको खींचा जा रहा है, जल को डायरेक्ट।
ये जो होता है ये लवणोद्भिद पादप या फिर हेलोफाइट्स प्लांट में देखने को हमें मिलता है। यानी कि यदि मैं बात कर दूँ अपरासरणीय में तो क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल को खींचा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे परासरणीय में क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल को खींचा जाएगा। इसके अलावा जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है वो तो आपको पता ही है, ये वाष्पोषण पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे एटीपी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो जल का अवशोषण है वो तापमान पर निर्भर करता है, मृदा में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, वायु पर निर्भर करता है, पराशरण दाब पे निर्भर करता है। यदि मैं बात करूँ जो तापमान पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मृदा में जल की उपलब्धता पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वायु पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन पराशरण दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये पराशरण दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने स्ट्रोमेटन, जिसको रंध्र हिंदी के अंदर कहा जाता है। रंध्र की संरचना की बात करें तो द्वार कोशिकाओं व सहायक कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, बाहरी भित्ति जो है पतली होती है, ठीक है। रंध्रों का खुलना द्वार कोशिका की टर्जिडिटी यानी स्फीति पर निर्भर करता है। यदि स्फीति उसमें पाई जाएगी, यदि द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी तो रंध्र जो है खुल जाएंगे, यदि द्वार कोशिकाएं पिचक जाएंगी तो जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आकार की बात करें तो द्विबीजपत्री में वृक्काकार होते हैं, बीन शेप के होते हैं, और एक बीजपत्री में कैसे होते हैं, डंबलाकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे और डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो रंध्र है ये खुली हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये जो रंध्र है ये बंद अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये आपको सहायक कोशिकाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है इनको द्वार कोशिकाएं या फिर गार्ड सेल कहते हैं। बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसको रंध्र कहते हैं। यदि इसमें जल अंदर प्रवेश कर जा रहा है तो कोशिका स्फीति अवस्था में आ जाएगी और रंध्र जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ किस आयन की आवश्यकता पड़ती है, तो पोटेशियम आयन यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला होता है ये, यदि बंदर अवस्था की बात करें तो यहाँ से जल बाहर की तरफ निकल गया है, यानी कि कोशिका कैसी हो गई है, शिथिल हो गई है। कौन सी कोशिकाएं हो गई हैं, तो द्वार कोशिकाएं शिथिल हो गई हैं, इससे रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। तो जो खुलने का कारण होता है द्वार कोशिकाओं की स्फीति और पोटेशियम आयन यहाँ पे क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट होते हैं। भीतरी जो भित्ति है वो कैसी होती है, मोटी होती है, पैक्टिन सेल्यूलोज की बनी होती है, और बाहरी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। आकार की बात हमने पहले भी कर ली थी, इसमें देख लीजिएगा द्विबीजपत्री जो है वृक्काकार होते हैं, एक बीजपत्री में डंबलाकार होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है रंध्रों के प्रकार की, हम यहाँ पे बात कर लें तो वितरण के आधार पर रंध्र इतने प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं सेब प्रकार के, जो केवल निचली सतह पर पाए जाएंगे, यानी कि पत्ती की केवल निचली सतह पर पाए जाएंगे, इसको अपन हाइपोस्टोमेटिक कहेंगे। दूसरी होती है जल लिली प्रकार के, जो केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे, उसको एपिस्टोमेटिक प्रकार के रंध्र अपन कहेंगे। तीसरे होते हैं आलू प्रकार के। आलू प्रकार में जो है हम देखेंगे तो पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित होंगे, लेकिन निचली सतह पर ज्यादा होंगे, ऊपरी सतह पर कम होंगे। ऐसी स्थिति को एम्फीस्टोमेटिक कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी हम बात करें आगे तो जई और जौ प्रकार के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, एम्फीस्टोमेटिक होते हैं, लेकिन दोनों सतह पर समान पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में होते हैं पोटेमोजीटोन, जो एस्टोमेटिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे रंध्र जो है या तो अनुपस्थित होंगे या फिर वो निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। खुलने और बंद रहने के आधार पर भी होते हैं। सबसे पहले होते हैं अल्फा अल्फा, जो दिन में खुले रहेंगे लेकिन रात में बंद हो जाएंगे। दूसरे होते हैं आलू प्रकार के, जो हमेशा खुले रहते हैं लेकिन केवल संध्या में बंद होते हैं। जो प्रकार के होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं लेकिन केवल संध्या के समय खुलते हैं। स्टेगेटो एक्टिव जो होते हैं वो केवल रात में खुलेंगे, ध्यान रखिएगा, दिन में वो बंद हो जाएंगे, जैसे केम प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसमें पहली जो सिद्धांत आता है वो आता है हमारे सामने स्टार्च शर्करा अंतः परिवर्तन सिद्धांत, जो कि लॉयड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1908 में, इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि भाई दिन के समय क्या होता है, स्टार्च जो है वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, और रात के समय शर्करा जो है स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। दिन में शर्करा बनने से जो द्वार कोशिकाएं उनकी परासरणीय सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे जल उनमें अंदर प्रवेश कर जाता है और स्फीति आ जाती है और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। दूसरी होती है सायरे की परिकल्पना, जो है वो सायरे नाम के वैज्ञानिक ने दी थी 1926 के अंदर। इन्होंने जो निर्धारण किया था वो किस पे निर्धारण था, पीएच पे इनकी निर्धारण थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सायरे ने जो परिकल्पना दी वो किस पे निर्धारित करती थी, पीएच पे निर्भर या फिर निर्धारित करती थी। तो दिन के समय होता क्या था कि पीएच जो है वो 7 हो जाती थी, जिससे स्टार्च जो है शर्करा में परिवर्तित हो जाती थी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाता था, जिससे अंतःप्राशन होता था, पानी अंदर चला जाता था द्वार कोशिकाओं में, वे फूल जाती थी और रंध्र जो है वो खुल जाते थे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। रात्रि के समय क्या होता था कि CO2 का जो है मात्रा बढ़ जाती थी, CO2 एकत्रित हो जाती थी, ये जल से क्रिया करके क्या बनाती थी, कार्बोनिक अम्ल बना देती है, जिससे पीएच जो है घट के 7 से घट के कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, एसिड की, आपको पता होगा। इसके बाद क्या होती है, शर्करा वापस स्टार्च में बदल जाती थी, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता था, एक्सोऑस्मोसिस होता था, यानी कि पानी बाहर निकल जाता था, कोशिकाएं जो है स्लत हो जाती थी और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन में ही पूरी परिकल्पना जो है आपकी खत्म हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक होता है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत।
जो इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इमामुरा और फुजीनो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको बाद में लेविट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, संशोधन किया था। देखना, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो गार्ड सेल्स में अलग प्रक्रिया चल रही है और सहायक कोशिकाओं में अलग प्रक्रिया चल रही है। गार्ड कोशिकाओं में क्या होता है, यही वाली जो चीज़ है इसी को हम देखेंगे आगे। देखना, एक क्या होती है CO2, रात में जो CO2 है वो आई, आने के बाद क्या हुआ, जल से उसने क्रिया करी और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसका क्या हुआ, आयनन हुआ, आयनन होने के बाद इससे H+ आयन बने और मैलेट आयन बने। ठीक है, मैलिक एसिड टूट गया, टूटने के बाद H+ आयन बने और मैलेट आयन बने। ये जो H+ आयन थे ये कहाँ चले गए, सहायक कोशिकाओं में चले गए। H+ आयन सहायक कोशिकाओं में चले तो जो पोटेशियम आयन थे वो कहाँ आ गए, द्वार कोशिकाओं में आ गए। आयनन जो है बराबर रहा, क्योंकि जितने H+ इधर आए थे उतने ही पोटेशियम आयन इधर की तरफ जाएंगे, तो जो आयन है वो तो बराबर रहेंगे। ठीक है, लेकिन आयनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही मेलेट आयन के साथ कौन जुड़े, पोटेशियम आयन जुड़े, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, पोटेशियम मेलेट में कन्वर्ट हो गए और क्या बन गया, लवण बन गया। अब ये जो पोटेशियम मेलेट है, पोटेशियम मेलेट क्या करेगा, ये द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो यहाँ पे पानी का प्रवेश अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो कोशिका स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी, जिससे रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एक तो H+ आयन ध्यान रखने हैं, दूसरे आपको पोटेशियम आयन ध्यान रखने हैं। कौन सा लवण बन रहा है, पोटेशियम मेलेट बन रहा है। पहले कौन बनता है, मैलिक एसिड बनता है। आयन कौन से बनते हैं, तो मैलेट आयन बनते हैं। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यही पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा आयन अंदर बाहर होता है, तो आपको बताना है भाई H+ आयन अंदर बाहर होते हैं और पोटेशियम सहायक कोशिकाओं से कहाँ जाते हैं, गार्ड सेल के अंदर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, एक एब्सिसिक एसिड होता है, ये क्या करता है, रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है। हमने जब एब्सिसिक एसिड पढ़ा था वहाँ पे भी ये बात बताई थी। ये क्या करता है, ये H+ और पोटेशियम आयन के स्थानांतरण को रोक देता है। क्या करता है, H+ और पोटेशियम आयन के स्थानांतरण को रोक देता है, जिससे कि रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो प्रक्रिया हो रही है जिससे क्या खुल रहे हैं, रंध्र खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। आगे देखना, रंध्रों के आकार का मापन करने वाला उपकरण कौन होता है, पोरोमीटर होता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, रंध्र क्या है, एक प्रकार के पोर हैं, तो पोरों को जो मापने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, अपन पोरोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉपिक बिंदु श्राप, और एक इसके साथ ही कौन आता है, ब्लीडिंग भी होती है, रसश्रापी जिसे कहते हैं। बिंदु श्राप की बात करें तो बिंदु श्राप जो शब्द है वो किसने दिया था, बर्जर स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। परिभाषा की बात करें तो पादप की पत्तियों के शीर्ष या फिर किनारों से बूंदों के रूप में जल की हानि होती है। ध्यान रखना, बिंदु श्राप का मतलब ही क्या है, बूंद। पानी कैसे निकलेगा, बूंद के रूप में, और जल वाष्प मतलब बाष्पोत्सर्जन में क्या निकल रहा था, जल वाष्प के रूप में निकल रहा था। दोनों में फर्क है। ठीक है, समय कब होता है, रात्रि और प्रातःकाल दोनों समय हो सकता है। ऊतक की बात करें तो एपिथेम ऊतक इसके लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। और जो अंग जिम्मेदार है वो कौन सा होता है, जलरंध्र होता है, जिसको हिंदी के अंदर हाइड्रोथोड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो जल स्वाद में कैसा होता है, खारा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक लवण पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कौन से पादपों में होता है, तो साकीय पौधों में ये हमें देखने को मिलता है, जैसे जई हो गई, टमाटर हो गए, अरबी हो गए। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे सामने ब्लीडिंग, जिसको रसस्राव कहते हैं। इसमें क्या होता है, पादप के कटे फटे भागों द्वारा हुई जल की हानि क्या कहलाती है, रसस्राव कहलाती है। समय की बात करें तो रात्रि प्रातःकाल दोनों समय हो सकता है। अब इसमें हम मार्ग की बात करें तो ध्यान रखना, यदि वो जाइलम के द्वारा श्रावित हो रहा है तो वो जो तरल है वो कैसा होगा, खारा होगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको लिखनी है, आप इसमें एडिट करके लिख लीजिएगा। और यदि फ्लोएम के द्वारा वो श्रावित हो रहा है तो वो कैसा होगा, मीठा होगा। कैसा होगा, मीठा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कारण की बात करें तो ये पूर्णतः मूल दाब पर आधारित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है पेपर में। उदाहरण की बात करें तो जो सर्वाधिक रक्तस्राव है वो ताड़ी में होता है। ताड़ी आप जानते हो, टोडीपोम जिसको हिंदी के अंदर कहा जाता है, जिससे ताड़ी जो होती है एक प्रकार का नशा करने का पदार्थ होता है। यदि हम बात करें तो सर्वाधिक है तो एक दिन में कितनी हो जाती है, लगभग 50 लीटर के आसपास ये हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, जल विभव धारणा। इसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो स्टेलियर और टेलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसकी मुक्त ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, साई डब्ल्यू जो होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, 0 होती है। इसके बाद जैसे उसमें विलय मिलाएंगे तो मुक्त ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। यह कमी ही क्या कहलाती है, जल विभव कहलाती है, ध्यान रखिएगा। पुरानी अवधारणा कहती थी, पुरानी अवधारणा ये कहती थी कि भाई जो विषण दाब न्यूनता होती है वो नेगेटिव होती है, जो पराशरण दाब होता है वो पॉजिटिव होता है, स्फीति दाब होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब हम इसको सूत्र में बनाते हैं तो इस तरीके का सूत्र आता है, यानी कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अभी हमने इससे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, पीछे आपको पता होगा। लेकिन नई जल विभव धारणा अब आ चुकी है, उसमें क्या होता है कि साई डब्ल्यू यानी कि जल विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी डीपीडी को हमने किससे डिनोट कर दिया, साई डब्ल्यू से कर दिया। पराशरण जो विभव होता है वो भी क्या होता है, अब नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखना ओपी को हमने पॉजिटिव किया था, लेकिन अब वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जो दाब विभव होता है
ठीक है। साई पी होता है वो क्या हो गया, धनात्मक होता है। यदि हम इसका समीकरण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का समीकरण बनेगा, जो फाइनल समीकरण निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, यानी कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई बी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है, फाइनल कंक्लूजन कहता है कि जो जल का प्रवाह है वो हमेशा उच्च जल विभव से यानी कि कम ऋणात्मक से निम्न जल विभव यानी कि अधिक ऋणात्मक की ओर क्या करेगा, गति करेगा। यानी कि जल का प्रवाह हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर क्या करेगा, गति करेगा। ध्यान रखिएगा, ये नई जल विभव धारणा कह रही है। ठीक है, तो ये इतना सा आपका टॉपिक थे। वाटर रिलेशन के अंदर आप देखोगे तो आपको ये टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, आगे हम देख भी लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखना। पानी पादप की कोशिका ए से, ठीक है, कोशिका ए से कोशिका बी में जाता है, जब कब जाएगा, कोशिका ए बी की तुलना में कम विलय विभव होता है, कोशिका ए में बी की तुलना में ज़्यादा परासरणी दाब होता है, दोनों कोशिका में समान जल विभव होता है, या फिर कोशिका ए में बी की तुलना में ज़्यादा जल विभव होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई पानी पादप कोशिका ए से बी में जाता है। अभी हम जस्ट पढ़ के ही आए हैं, तो कोशिका ए में बी की तुलना में ज़्यादा जल विभव होगा, तभी कोशिका कहाँ जाएगा, पानी ए से बी में चला जाएगा। क्यों, जल विभव, जल का प्रवाह हमेशा कैसे होता है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। तो ए का जल विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा, बी का जल विभव क्या होगा, कम होगा, तभी पानी कहाँ जाएगा, ए से बी में जाएगा। यही बात ये कह रहा है कि कोशिका ए में यानी ए का जो जल विभव है वो बी की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। फ्लोएम लोडिंग में सिम्प्लास्टिक पथ सम्मिलित है, पथ में क्या सम्मिलित है, कोशिका भित्ति द्वारा परिवहन, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से गति, प्रोटॉन पंप की भागीदारी, या फिर ऊर्जा निर्भर शर्करा वाहकों की प्रत्यक्ष आवता। अभी हम पढ़ के आए सिम्प्लास्टिक पथ में किसके द्वारा गति होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा गति होती है। ये आप देखेंगे, एनसीईआरटी खोल के देखिएगा। एनसीईआरटी में अभी जो नई एनसीईआरटी उसमें तो ये चैप्टर हट ही गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन जो प्लांट्स है वो चैप्टर हट गया, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी आप देखेंगे और पुरानी एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो क्लियर लाइन में मेंशन है कि प्लाज्मोडेस्माटा वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि भाई कौन सा मृदा जल पादप उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो गुरुत्वीय बल रहता है, नहीं। आर्द्रताग्राही जल रहता है, नहीं। केशिकी जल रहता है, या फिर रासायनिक रूप से बंधा जल रहता है। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिलरी जो वाटर होता है वही पादप के लिए उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें गलत कथन चुनना है। तो फ्लोएम में पोषक पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है। ठीक है, अगला, फ्लोएम में पोषक पदार्थों का गमन द्विदिशीय होता है, बिल्कुल ये तो सही बात है। जाइलम में जल का गमन सदैव एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही बात है। जल तथा शर्करा अतिरिक्त अन्य यौगिकों का परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन फ्लोएम में पोषक पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है, ये बिल्कुल यहाँ में गलत कथन हो जाता है, क्योंकि जो पोषक पदार्थ है उनका जो गमन होता है वो कैसा होता है, द्विदिशीय होता है। फ्लोएम में जो भोजन का परिवहन होता है वो आपको पता होगा, जो सोर्स है और सिंक है इनके मध्य जो संबंध है उस पर निर्भर करता है, और कैसा होता है, हमेशा द्विदिशीय होता है, ध्यान रखिएगा। और जो जाइलम होता है, जाइलम में जो जल का गमन है वो हमेशा एक दिशीय होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम में कभी भी नहीं होता। जाइलम में जल का गमन कैसा होता है, एक दिशीय होता है। जड़ से हमेशा पत्ती की ओर ही होगा, क्योंकि पत्ती में कभी भी पानी का सोर्स होता ही नहीं है जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, चलिए अगला अगला हम क्वेश्चन की यहाँ पे अपने निकल के आता है भाई, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। पहला है हमारे सामने, रिले पंप सिद्धांत गोडेलविस्की ने दिया था, बिल्कुल सही बात है, गोडेलविस्की ने दी थी। दूसरा, ससंजन तनाव सिद्धांत जेसी बॉस ने दिया था, नहीं, ये तो डिक्सन एंड चॉली ने दिया था। स्टार्च शर्करा परिकल्पना जेडी सायर ने दी थी, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। केशिकात्व का सिद्धांत स्टीफन हेल्स ने दिया था, नहीं, ये वोहिम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था शायद। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम सही ऑप्शन की बात करें तो सी और ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है भाई, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला परासरणीय मापदंड कौन है। ऑस्मोटिक पैरामीटर कौन सा है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करता है। देखना, परासरण दाब है, ठीक है, विसरण दाब न्यूनता है, स्फीति दाब है, या फिर द्रव स्थैतिक दाब है। तो आपको पता होगा विसरण दाब न्यूनता जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला मापदंड है। ठीक है, डीपीडी का मान क्या होता है आपको पता होगा, अभी मैंने पिछले भी बताया था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये होता है। ठीक है, तो जिसका डीपीडी कम होगा उससे जल जो है कहाँ प्रवाह करेगा, ज़्यादा डीपीडी की ओर। ठीक है, जल का प्रवाह कहाँ होता है, कम डीपीडी से ज़्यादा डीपीडी की ओर।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमने आज के जो वीडियो है उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए, किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अब मैंने आपको बता दिया। आप अपने टॉपिक्स पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करके देखिए और आपसे क्वेश्चंस 100% सॉल्व होंगे। नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल बहुत अच्छे आप कमेंट करते हैं जो मुझे मोटिवेशन देने का काम करते हैं, और हम बहुत जल्दी सारी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसके लिए आप देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।